एक बार पुनः आप सबका स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार। कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो देश में चेंज आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। इसमें आप सबका भी योगदान हो, आपको भी एक क्लैरिटी मिले कि आने वाले कुछ समय में क्या चेंजेस होने वाले हैं। इसके लिए अ, आज एक ऐसा सुझाव आया था और सीबीएसई की तरफ से भी ऐसे निर्देश हैं कि समस्त पेरेंट्स को भी जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में उनको सूचित किया जाए, उनको बताया जाए। तो आज हमने एक छोटा-सा प्रयास किया है, जिसमें आप लोग सारे सम्मिलित हुए, इसके लिए आपको अ, बधाई, धन्यवाद। आप ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अपनी बात के ऊपर आ रहे हैं। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है, भारत की नई शिक्षा नीति। इसको संक्षेप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2029 ये एक पूरे देश के अंदर हमारी जो शिक्षा अभी तक चली आ रही है, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, जो हम लोग अभी तक हमारा भारत का जो इतिहास था, गौरवशाली इतिहास था, जिसमें भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, उसके हिसाब से जब हम देखें कि इस बीच में ऐसा क्या चेंज आया कि हम लोग विश्व गुरु होते हुए भी हम लोग नीचे की तरफ आ गए। हम लोग केवल अपनी जो सामान्य रोजगार की क्षमता थी या हमारा जो एक संस्कार था, उन चीज़ों को दूर हटते हुए हम लोग कहीं दूर जाने लगे और गुलामी के शिकार हुए, गुलामी की कुछ चीज़ें हमारे ऊपर आई। तो कम से कम 300-400 सालों का अगर इतिहास देखें, उसमें ख़ास करके जब अंग्रेज़ों का शासन आया, उस वक़्त से हमारी शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई जिसने कि हमारे शिक्षा के मूल उद्देश्य को प्रभावित किया। और देश चूँकि गुलाम था, इसलिए मैकाले की शिक्षा पद्धति और इस टाइप की कुछ चीज़ें आई, जिन्होंने हमारे भारत के एक पढ़ाई के जो तरीका था, उस पढ़ाई के तरीके को एक तरीके से छिन्न-भिन्न किया। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अधिकतर चीज़ें जो थी, वो हमें कहीं अपनी संस्कृति से दूर लेकर के गई। तो इस बार ऐसा प्रयास किया गया है कि सब वापिस हम लोग अपनी पुरानी चीज़ों के ऊपर लौटें। हम लोग जो इतने ज्ञानवान, गुणवान और संस्कारी थे, हम लोग वापिस अपनी चीज़ों के ऊपर मुड़ें और इसीलिए नई सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये प्रयास किया है कि देश की शिक्षा नीति के अंदर एक पूर्ण परिवर्तन लाया जाए। वो प्रणाली एक ऐसी हो, जो कि पूरे देश की संस्कृति को भी लक्षित करे और आने वाले समय में जो चैलेंजेज़ आएँगे, जो चीज़ें सामने हम लोग फेस करेंगे या आने वाली जनरेशन फेस करने वाली है, वो उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो सके। तो अ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसका मेन एम यही था कि इस प्रकार का एक चेंज लेकर के आना ख़ास करके स्कूली शिक्षा में और उच्च शिक्षा के अंदर कि जो पूरी इंडिया है, वो पूरी दुनिया का एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन सके, विश्व में अपनी शिक्षा के ऊपर एक ताकत बन सके। इस प्रस्ताव को 29 जुलाई को अप्रूव किया गया और जिसने कि 34 साल पुरानी जो भारत की पॉलिसी थी जिसे एनईपी नाम दिया गया था, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसको रिप्लेस किया। इस प्रणाली के अंदर खास करके ध्यान दिया जा रहा है कि हम किस तरीके से लोगों तक पहुँचे, हम बराबर की शिक्षा कैसे दें, गुणवत्ता की शिक्षा कैसे दें, साथ ही शिक्षा सबको मिल सके और शिक्षा की जवाबदारी भी तय हो सके। इसलिए इस चीज़ को फ़ॉलो करने के लिए ये देखा गया है कि उन 2030 तक हमारी जो प्रणाली है, ये हम इस टाइप से डेवलप करें कि सारे लोग उसके अंदर शामिल हो सकें। भारत को पूरी तरीके से चेंज करना, परिवर्तित करना और स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन को सर्वव्यापी बनाना, लचीला बनाना ताकि हर बच्चा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, अपनी क्षमता के साथ में शामिल हो सके और जो मल्टीडिसिप्लिनरी है यानी कि जो हर 21वीं सदी से जो चैलेंजेज़ हैं, उनको सॉल्व किया जा सके, उन प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। और अल्टीमेट एम अगर देखा जाए तो इसका एम यही है कि हम हर बच्चे के अंदर की जो एक उसकी खुद की कला है, उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता को हम अच्छी तरीके से बाहर निकाल सकें। ख़ास करके इसके अगर हम पॉइंट देखे जाएँ, मेन पॉइंट जो हैं, इसका मतलब है कि ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक
यूनिवर्सलाइज़ेशन होगा यानी कि विश्वव्यापीकरण होगा, जिसमें कि प्री स्कूल को भी इंक्लूड किया गया है और प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल तक ये कोशिश की जाएगी कि बच्चों का 100% एनरोलमेंट हो, बच्चा स्कूल एजुकेशन को प्राप्त करे। अभी तक का जो प्रयास था वो 50% बच्चों के लिए था, लेकिन अब ये कोशिश की गई कि 100% बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने की जिनकी उम्र है, वो स्कूल अवश्य जाएँ। इसमें करीब-करीब 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको वापस स्कूल की पढ़ाई में लेकर के आना है। अब पैटर्न पूरी तरीके से बदलेगा जिसके बारे में अभी आपसे चर्चा करूँगा, यानी कि जो 12 साल की स्कूलिंग है और इसमें 3 साल जो आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी के हैं, उनको भी इसके अंदर ऐड किया गया है। ख़ास करके कोशिश की गई कि हर बच्चे के अंदर लिटरेसी यानी कि साक्षरता हो, अंक ज्ञान हो और उसके अंदर ऐसा कोई पढ़ाई के अंदर ऐसा सेपरेशन ना आए कि ये केवल साइंस ही पढ़ सकता है या इसके अंदर केवल ये आर्ट ही बच्चा पढ़ सकता है। कॉम्बिनेशन भी उनको अलग-अलग दिए जाएँगे। उसके साथ-साथ उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अंदर की जो और क्वालिटी हैं, जिसको कि हम स्कूल के माध्यम से बाहर की तरफ निकाल कर के लाएँ, उनका प्रयास पूरा किया जाएगा। और ख़ास करके व्यावसायिक शिक्षा या बच्चे के स्किल डेवलपमेंट के लिए का कक्षा 6 से ही इसके लिए प्रयास चालू हो जाएँगे ताकि बच्चा कम से कम 10th पास करते-करते उसके अंदर एक न एक स्किल अच्छे से डेवलप हो जाए। कोशिश की जाएगी कि बच्चों को कम से कम 5th ग्रेड तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाई दी जाए या जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, उसके अंदर उनको पढ़ाया जाए। असेसमेंट यानी कि बच्चों का जो अभी तक सिस्टम चला आ रहा है कि केवल पेन पेपर टेस्ट या केवल साल में 2 बार एग्ज़ाम लेकर के बच्चों के ऊपर उसको किया असेस किया जाता था। अब वो असेसमेंट दूर हट कर के 360 डिग्री असेसमेंट होगा यानी कि बच्चे ने सीखा क्या स्कूल में, इसको जज करने के लिए बच्चा स्वयं, उसके दोस्त, उसके माता-पिता और शिक्षक, ये सब मिल कर के उसकी साल भर की पूरी जो प्रोग्रेस है, उसको मॉनिटर करेंगे, ट्रैक करेंगे, चेक करेंगे और उसकी पर्सनैलिटी को निखारने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर हायर क्लासेस के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया यानी कि कॉलेज एजुकेशन जो है वो कम से कम 50% बढ़े और जो बच्चे कॉलेज छोड़ चुके किसी कारण से कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी के कारण या और कोई भी उनके पारिवारिक जवाबदारी के कारण, उनको भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो अपना काम करते-करते भी पढ़ाई कर सकें ताकि उनकी पढ़ाई अधूरी नहीं रहे और उनके अंदर भी जो सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट की भी फ्लेक्सिबिलिटी उनको दी गई है, वो अलग-अलग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, अलग-अलग टाइम पे अपीयर हो सकते हैं और पास हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा होगा कि वो कभी भी कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं, कभी भी कॉलेज छोड़ सकते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया, सेकंड में छोड़ दिया, फिर 2 साल बाद प्रवेश ले लिया, ताकि उनको जो चीज़ें चलती रहेंगी उसके हिसाब से वो कर सकें। अगर 1 साल का कॉलेज किया है तो उनको केवल डिप्लोमा मिलेगा सर्टिफ़िकेट सॉरी, अगर आगे पढ़ेंगे तो उन्हें डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पूरा करते हैं तो उन्हें पूरी डिग्री मिलेगी। इस टाइप से उसके अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी उनको दे रखी है। अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो उनके अंदर उनका एकेडमिक बैंक बनेगा जिसमें उनके क्रेडिट मार्क्स या नंबर जमा होंगे और वो जब फाइनल करके निकलेंगे तो वो उसके अंदर वो ऐड हो जाएँगे। सिलेबस जो है हल्का होगा लेकिन साथ ही साथ में उसमें ज़्यादा कंटेंट होंगे ताकि छोटी चीज़ हो लेकिन वो अच्छे से उनको समझ पाएँ इस चीज़ के लिए उसको किया जाएगा और उनके लिए रेगुलर बॉडी जो रहेगी वो एक ही रहेगी ताकि अलग-अलग फंक्शन जो हैं वो एक जगह किए जा सकें। एनईपी के अंदर ख़ास करके टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत अच्छे से किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक, हर ज़रूरतमंद तक इस शिक्षा को पहुँचाया जा सके। एनईपी के अंदर ये देखा जाएगा कि कुछ फंड जो हैं, वो भी जनरेट किए जाएँ, सरकार की तरफ से भी उसको दिया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन के ऊपर उसका फ़ोकस किया जाएगा और ख़ास करके ऐसे एरिये हैं या क्षेत्र हैं जहाँ पर कि गरीब हैं, आदिवासी हैं और जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा अच्छे से मिल सके, उनके लिए स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। और इसी के अंदर ये प्रयास किया गया है कि बच्चे जो हैं वो भारत की अधिकतम भाषाओं को सीख सकें और ताकि हम बोले कि हमारी पुरानी भाषाएँ भी जो थी ख़ास करके संस्कृत, पाली जिनमें हमारे पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं,
ताकि बच्चे को अगर ये आइडिया मिले, गाइडेंस मिले, तो उनमें जो खजाना छुपा हुआ है, जो ज्ञान छुपा हुआ है, उस ज्ञान को भी वो अच्छे से देख सकें, प्राप्त कर सकें। ये एक सबसे ज़रूरी इसका काम है कि ये कर रही है कि ये एक इंश्योरेंस दे रही है हमें कि हम हमारी जो एजुकेशन है, वो विश्व स्तर की एजुकेशन हो, वो प्री स्कूल से यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर के 10th तक जो लेवल रहेगा, उस तक वो पहुँचे। इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट, बच्चों को इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर बनेंगे स्कूल के अंदर, यानी कि अब प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हायर सेकेंडरी ये कुछ अलग नहीं होंगे, बल्कि एक ही कैंपस के अंदर, एक ही क्लस्टर के अंदर इनको रखने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हर शिक्षक का बच्चे के ऊपर ध्यान आ सके, बच्चे सबके साथ में मिक्स होकर के, इंक्लूसिव होकर के इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। और इस टाइप का वो बनाया जाएगा ताकि ड्रॉप आउट रेट जो है वो सबसे कम हो और बच्चे के अपने लर्निंग लेवल के हिसाब से उसको सीखने की कोशिश हो और उसको सिखाने के तरीके भी बहुत तरह के होंगे। केवल एक तरीका नहीं होगा कि केवल क्लास के अंदर ही बच्चा जा कर के पढ़ रहा है, क्लास के बाहर भी एक्टिविटी के माध्यम से ज़माने भर के जितने भी तरीके उसके लिए हो सकते हैं, उसकी एजुकेशन को देने का प्रयास किया जाएगा। वो फॉर्मल भी हो सकती है, नॉन फॉर्मल भी हो सकती है, काउंसलर के ज़रिए हो सकती है, इवन सोशल वर्कर भी उसके साथ में आकर के जुड़ सकते हैं, बहुत सी एक्टिविटी उसके साथ में होगी। दूसरी चीज़ होगी कि जब इसमें लर्निंग होगी, तो एग्ज़ाम नहीं होगी। यहाँ पर उनका कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन होगा और उनका जो आउटकम की चेकिंग की जाएगी वो क्लास 3 में, क्लास 5 में और क्लास 8 में इनका असेसमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा और अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उन्हें उसके लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ तो चलती रहेंगी, लेकिन उसके अंदर भी उनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। कुछ ऐसे और सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएँगे जिसके ज़रिए कि वो अपने परफ़ॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, सुधार सकें और आउट ऑफ 6 या 7 सब्जेक्ट के अंदर जो ख़ास 5 सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर कोई भी सब्जेक्ट जो सिलेक्ट किए जाएँगे, उनमें पास होना अगर होते हैं, तो उन्हें प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उनका लाइफ़ और लिटरेसी के अंदर जो एक ऐसे प्रोग्राम होंगे जिनके अंदर कि वो अपने प्रतिभा के साथ-साथ रोज़गार प्राप्त करने की दिशा में भी काम कर सकें। अ, अगर हम प्री प्राइमरी की बात करें यानी कि जिसे अर्ली चाइल्डहुड केयर का नाम दिया गया है, इसके अंदर ये देखा जाएगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अमूमन यही होता है स्कूलों के अंदर कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पेरेंट्स बच्चों को डालते तो हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को वैसे ही पढ़ाया जाए जैसे कि बड़ों बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि देखने में आता है वो अभी से बच्चों को ट्यूशन भेजना या ऐसी चीज़ें भी चालू हो जाती हैं, जो कि ए, विचार से नई पॉलिसी के हिसाब से भी गलत है। उनको एक ऐसा माहौल मिले कि जहाँ पर वो जितने ज़्यादा सीखने की कोशिश कर सकें, वो सीखें। तो अब पूरा जो 10+2 का सिस्टम था, यानी कि पहली से लेके 10वीं तक सेकेंडरी और उसके बाद में 2 साल हायर सेकेंडरी के होते थे 11-12 अब इसको चेंज करके पूरा सिस्टम कर दिया गया है 5+3+3+4 यानी कि पहले 5 साल 3 साल की उम्र से लेकर के आने वाले अगले 5 साल तक बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड तक प्री प्राइमरी कहलाएगा। फिर उसके बाद के अगले 3 साल जो रहेंगे, वो आएँगे उसके प्राइमरी के, फिर उसके बाद में उसका आएगा मिडिल और उसके बाद में आएगा सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल। तो ऐज एप्रोप्रिएट इसको बनाने की कोशिश की गई है। 3 टू 8, 8 टू 11, 11 टू 14 एंड 14 टू 18 इयर्स उसको बनाया जा रहा है। इसके साथ में ये कोशिश की जा रही है कि 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर तो आएँ, लेकिन उन्हें इस वर्ल्ड के अंदर जो फैसिलिटी चल रही है, जो चेंजेज़ आ रहे हैं, अपनी मातृभाषा के हिसाब से उनको सिखाने की कोशिश की जाएगी और ये 3 साल बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी होंगे। यानी कि स्कूलिंग अब जो चालू होगी, वो नर्सरी से ही चालू होगी। अभी तक स्कूलें चलाती थीं, लेकिन अब ये एक स्कूल सिस्टम का ही एक पार्ट बन जाएगा। एनसीईआरटी अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास कर रहा है, अलग-अलग करिकुलम बनाना, बच्चों को पढ़ाने के जो तरीके हैं, उसके ऊपर काम कर रहा है,
ताकि इन बच्चों को क्लास 8 तक 8 साल की उम्र तक जब वो बच्चे आएँ, तो उनके अंदर क्या-क्या चीज़ें होना चाहिए, किस टाइप से वो करें, इसके ऊपर सरकार और एनसीईआरटी ने अपने एक समिति बनाई है और ये पूरा बच्चों के ऐज के हिसाब से पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ में इसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्राइबल अफेयर्स सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक सबके लायक एक जो शिक्षा बने, उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। तो प्री प्राइमरी अब सरकार के मेन एजेंडे में है, यानी कि बच्चे को बचपन से ही जब से वो स्कूल जाना चालू करेगा, एक अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन वो शिक्षा उसके ऊपर दिमाग पे जोर नहीं डालेगी, बल्कि उसके और आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास करेगी। इसके अंदर ये देखा जाएगा कि बच्चे के अंदर जैसे मैंने बताया कि एक न्यूनतम साक्षरता आना ज़रूरी है और साथ ही साथ में एक सामान्य संख्यात्मक योग्यता यानी कि न्यूमरेसी उसके अंदर आना ज़रूरी है कि उसको कितनी टेबल आती है, कितने तक के जोड़-घटाव, गुणा कर सकता है, उसका एक पूरा सिस्टम बन रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल के हिसाब से देखा जाए कि इस ऐज के बच्चे को इतना आना चाहिए, जिसे कि हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। वो लर्निंग आउटकम को मैच करने का पूरा प्रयास इसके अंदर किया जा रहा है। हर स्टेट को भी ये सुविधा दी गई कि आप अपने यहाँ की भाषा के हिसाब से, अपने यहाँ के लोकल उसके हिसाब से उन चीज़ों को देखें और उसी के हिसाब से उन्होंने कुछ पैरामीटर हर स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए हैं कि वो अपने यहाँ के बच्चों के अंदर ग्रेड 3 तक के बच्चे 2025 तक एक मिनिमम जो योग्यता होनी चाहिए वो सारे बच्चों के अंदर हो। अभी तक देखा जाता था सर्वे के हिसाब से कि क्लास 8 तक के भी बच्चे आ जाते थे, ख़ास करके सरकारी स्कूलों के बच्चे, उनको सामान्य 2 अंकों का जोड़ और घटाव नहीं आता था क्योंकि उन्हें सिंपल प्रमोट कर दिया जाता था क्योंकि कोई एग्ज़ाम वग़ैरह नहीं होती थी। तो एक मेन जो फ़ोकस एजुकेशन के ऊपर था, वो एजुकेशन के ऊपर उनका वो फ़ोकस नहीं हुआ। बहुत सारे दूसरे रीज़न भी हैं, शिक्षक नहीं है, विद्यालय नहीं है, लेकिन सरकार ने अब इन सब चीज़ों के ऊपर ही ध्यान देना चालू किया है। स्कूल के सिलेबस के अंदर जो रिफ़ॉर्म किए गए हैं, उसके अंदर अगर हम कहें, तो बच्चों का पूरा होलिस्टिक यानी कि सर्वांगीण विकास करने की पूरी तैयारी की गई है, ताकि वो बच्चे ना सिर्फ़ आज की ज़रूरत के हिसाब से, बल्कि आने वाली जो सदी है, जो आने वाले 25-50 साल हैं, उन सालों के हिसाब से वो अपने आप को तैयार कर सकें। सिलेबस का कंटेंट जो कि बहुत ज़्यादा है, उस सिलेबस के कंटेंट को जो अनावश्यक कंटेंट है जिसकी उस एज ग्रुप को ज़रूरत नहीं है, उसको कम किया जाएगा और साथ ही साथ में उसमें सीखने की विचार करने की, तर्क करने की क्षमता और नए आइडिया सोचने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है, जिसको कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का नाम दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को केवल ये फ़ोकस नहीं किया गया है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो। सिलेबस वही होगा, टॉपिक वही होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को वो समझ करके अपने हिसाब से कैसे लिख सकता है या उस स्थिति को देख कर के कैसे वो अपने आप को रिएक्ट करता है ताकि इससे ये क्लियर हो जाए कि उसके कॉन्सेप्ट जो हैं, वो क्लियर हो रहे हैं। इसलिए हमारे विद्यालय ने तो इन चीज़ों को बहुत पहले से चालू किया था और अब इसके परिणाम अगर हम देखें तो हमें देखने को भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ अब चूँकि ये पॉलिसी का पार्ट बनते जा रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएँगे। बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लचीलापन आएगा कि वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट लें। इसके अंदर ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है कि अगर बच्चा मैथ्स ले रहा है तो उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर उसका मैथ्स अच्छा है, साथ ही साथ में अगर वो म्यूज़िक लेना चाहता है, इकोनॉमिक्स लेना चाहता है, तो ये सुविधा भी उसको दी जाएगी। यानी कि इसके अंदर ये चीज़ें हो जाएगी कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आप अपनी योग्यता के हिसाब से भी विषयों का चयन कर सकते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। एकेडमिक अगर आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो आप एकेडमिक फ़ील्ड के अंदर भी आगे की तरफ जा सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो नया फ्रेमवर्क बना है, इसके हिसाब से अब ये हो चुका है कि कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाएगी। हम लोगों ने इस साल कक्षा 9 से इस चीज़ को प्रारंभ किया था, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया और हमारा प्रयास है कि इस साल अगर संभव हुआ तो हम कक्षा 6 से ही कोडिंग जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर के अंदर, उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं।
और अगर सफलता मिल गई तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा। खास करके अब जोर दिया जा रहा है कि भाषा, भारत के अंदर आप देखा जाए तो भाषाओं की विविधताओं से भरा हुआ देश है। लेकिन नॉर्मली देखा जाता था कि जब बच्चे घर में अपना जो ज़्यादा समय बिताते हैं वो अपने मम्मी-पापा या इन परिवार के साथ जो बातें करते हैं, वो मदर टंग में करते हैं और स्कूल जब आते हैं तो उनके लिए एक लैंग्वेज का नया माध्यम आ जाता है, जिससे कई बार कन्फ्यूज़न होता है। साथ ही साथ में पेरेंट्स जो कि इंग्लिश या और किसी भाषा से परिचित नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ी-सी परेशानी होती है। तो वो चाहकर भी अपने बच्चे को अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाते थे। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक बच्चों को जब तक कि का कक्षा 5 तक बच्चा आए, उसको उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने की कोशिश की जाए। लेकिन ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। उनको प्रयास ज़रूर किया जाएगा कि वो करें, क्योंकि बच्चे की जब एज 9 साल तक की होती है, तब तक उसके अंदर कम से कम 4 से 5 भाषाएँ सीखने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो बच्चा तो कैपेबल होता है, सीखता है, लेकिन अगर घर से भी उसको सहयोग मिले और अगर वो मातृभाषा में उन चीज़ों को सीखता है, तो उसके ज़्यादा समय तक टिके रहने की संभावना रहती है। तो इसका ये प्रयास किया जाएगा कि 5th तक उनको मातृभाषा में या ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाए जिसको वो आसानी से ग्रहण कर सकें और कक्षा 8 और उसके बाद में भी संस्कृत जो है उसको एक हर स्कूलों में दिया जाएगा, जैसे कि हम लोग भी करते हैं कि कम से कम 3 भाषाएँ स्कूल के अंदर पढ़ाई जाएँ और ये संस्कृत को वो आगे की कक्षाओं में भी ले सकते हैं। तो जो 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला है उसको फ़ॉलो किया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, मराठी जो भी लैंग्वेज बच्चा लेना चाहे और किसी भी भाषा के ऊपर ज़ोर नहीं दिया जाएगा कि ये लेना आपका ज़रूरी है। लेकिन देखा जाए तो जो हमारी नेशनल भाषा है, इंटरनेशनल भाषा है और देववाणी है, इन सब के ऊपर ज़्यादा करके फ़ोकस किया जाएगा ताकि हमारा देश का बच्चा कहीं पर भी किसी से पीछे ना रहे। बहुत सारी एक्टिविटी जो हम लोग भी करवा रहे हैं, अब सरकार का भी फ़ोकस है कि लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोग्राम चलाया जाएगा, ख़ास करके 6 से 8 तक के बच्चों को जिसको कि एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम दिया गया है, जिसमें भारत की विविध भाषाओं को दूसरे एरिया के बच्चे भी उनको जानें। जैसे कि हमारी गुजरात की स्कूलों को छत्तीसगढ़ के साथ में अटैच किया गया है, तो छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ का रहन-सहन, छत्तीसगढ़ की बोली, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के बच्चों को किसी और के साथ में किया है, साउथ के बच्चों को नॉर्थ के बच्चों के साथ में किया है, ताकि हम हमारे भारत में फैली हुई इस विविधता को अच्छे से पहचान सकें और हमारा जो इंडियन साइन लैंग्वेज यानी कि जो मूक बधिर बच्चे हैं, उसको भी ऐसे स्टैंडर्डाइज़ किया जा रहा है कि जो बच्चे बोलने में असमर्थ हैं या सुन पाने में असमर्थ हैं, वो भी इस भाषा को अच्छे से सीख सकें और ताकि वो भी अपनी पढ़ाई में किसी से पीछे ना रहें। और ख़ास बात ये है कि वो बच्चे किसी अलग स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो रेगुलर स्कूल में ही पढ़ेंगे ताकि उनको साथ में ही सबके साथ में लेकर के ही उनको पढ़ाया जाएगा, उनके साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंदर असेसमेंट की जब बात आ रही तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अब असेसमेंट पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा यानी कि बच्चों की स्पर्धा के ऊपर होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें ज़्यादा दी जाएगी यानी कि बच्चा लॉजिक लगा कर के इन चीज़ों को ढूँढे और क्वेश्चन जो होंगे वो हायर ऑर्डर के होंगे, यानी कि जिसमें उसकी थिंकिंग की पावर ज़्यादा बढ़े, उसको एनालिसिस करने की क्षमता है, वो स्थिति को समझ के उसके हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हों ताकि वो इन स्थितियों को अच्छे से सोच सके। किसी एक ने जो बोल दिया उसी बात को फ़ॉलो करके वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो किस प्रकार से अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं और उस समस्या का खुद समाधान ढूँढने की कोशिश करते हैं। स्कूल के एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया कि क्लास 3, क्लास 5th और क्लास 8 फिर क्लास 10th और क्लास 12th में एग्ज़ाम होगी और बीच में उनका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चलते रहेगा, जिसमें उनके लर्निंग आउटकम को चेक किया जाएगा और इसके लिए अलग-अलग असेसमेंट सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, जिसका नाम है परख और साथ ही साथ में हम देखा जाए तो अ, जिसके परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस
होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। इस समिति को भी बना दिया गया है जो कि हर बच्चे के ऊपर लुकआउट करेगी। इसके अंदर ये देखा जाएगा किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से ये नहीं हो कि वो बच्चा पिछड़े जगह पैदा हुआ या उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, उसकी सोसाइटी जो है वो पीछे की तरफ है, तो उसको इन सब सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, ये नहीं है। हर बच्चे को पूरी तरीके से अवसर मिलेंगे, भले ही वो किसी भी क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हो, उसके स्वास्थ्य नहीं ठीक हो, मेंटल रिटार्डेड नॉर्मली जिन्हें हम बच्चे बोलते हैं, जिसे आजकल स्पेशल नीड बोलते हैं, वो बच्चे भी उनके साथ में सबके साथ में रह के पढ़ेंगे। लड़के-लड़कियों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा और साथ ही साथ में जहाँ पर ऐसे एरिया ज़्यादा हैं, वहाँ पर कुछ स्पेशल ऐसे एजुकेशन सेंटर बनाए जाएँगे, जहाँ पर कि बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। इन बच्चों को जैसे मैंने बताया कि जिन बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक अक्षमता है, उनको स्कूल के साथ में ही उनको पूरा पढ़ाया जाएगा। उन्हीं के अंदर यहाँ पर उनके स्पेशल टीचर भी रहेंगे, उन बच्चों को रहने की व्यवस्था भी की जाएगी स्कूल के अंदर नहीं, जहाँ पर भी उनका एक्कोमोडेशन जहाँ सेंटर कुछ ऐसे बनेंगे, जहाँ पर उनको ध्यान दिया जाए और अगर उन्हें स्कूल के साथ में रह कर के अगर वो कर सकते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें पूरी तरीके से फेलिसिटेट किया जाएगा। हर स्टेट के अंदर ऐसे बाल भवन बनाए जाएँगे, यानी कि ऐसे बोर्डिंग हाउस होंगे, जैसे कि अभी नवोदय है, इस टाइप के कुछ सेंटर बनाए जाएँगे, जहाँ पर कि इस टाइप के बच्चों का स्पेशल देखभाल हो, ध्यान दिया जाए और वो अपने आप को अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँगे। टीचर्स माफ़ कीजिए। टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है मतलब शिक्षा के मूल आधार तो शिक्षक ही होते हैं, तो हर शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाएगी, हर शिक्षक को एक परीक्षा होगी, वो पास करना ज़रूरी होगा, जिसमें उसके टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह देखा जाएगा। ये कंपल्सरी होगा और ट्रेनिंग के लिए भी सरकार ने उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं, ताकि वो अ, कोई भी स्कूल के अंदर अब शिक्षक जब आएँगे, तो अनट्रेन्ड टीचर के लिए उसमें कोई भी जगह नहीं होगी, या तो इन हाउस ट्रेनिंग चलेगी या स्कूल के अंदर ट्रेनिंग होगी और उनको साल में कम से कम 6 से 7 बार ट्रेनिंग लेना आवश्यक होगा। अ, स्कूल के अंदर स्टैंडर्ड सेटिंग किए जाएँगे यानी कि उनकी एक वो पॉलिसी बनेगी जिसके हिसाब से देखा जाएगा कि ये इसकी रैंक डिसाइड की जाएगी कि इस स्कूल के अंदर जो पैरामीटर डिसाइड किए गए, वो पैरामीटर के हिसाब से ये स्कूल है कि नहीं। पानी पीने की सुविधा, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, लैब ये सब हैं, लेकिन बच्चों की सिक्योरिटी वहाँ पर होती है कि नहीं, सिलेबस को किस तरह से चलाया जा रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनेगी यानी कि स्कूल का इंस्पेक्शन होगा और स्कूल को स्कूल क्वालिटी असेसमेंट करके उसको सर्टिफ़िकेट दिया जाएँगा जिससे कि उसको डिसाइड किया जाएगा कि वो किस हिसाब से स्कूल आपकी रैंक्ड है और उसी के हिसाब से अगर कम या ज़्यादा हैं तो उसी के हिसाब से उसमें सुधार किए जाएँगे। इस पॉलिसी के अंदर आप अभी जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हायर क्लास के लिए जो कि आप लोग के बच्चों के हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है लेकिन कुछ मोटी बातें बता देते हैं। अगर कोई स्कूल कॉलेज की परीक्षा 1 साल पढ़ता है तो उसे सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा। 3 साल कंपल्सरी अभी पढ़ना नहीं है। 1 साल सर्टिफ़िकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल अगर करके वो निकलता है तो उसे डिग्री दी जाएगी और बैचलर डिग्री के साथ में अगर रिसर्च करता है तो उसे 4 साल की डिग्री दी जाएगी। ऐसे ही बीएड के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं कि डायरेक्ट बीएससी के बाद में या ग्रेजुएशन के साथ में ही वो एजुकेशन की डिग्री ले सकते हैं, ताकि उनको आगे की तरफ डायरेक्ट वो जॉब मिल सके और अलग-अलग इसके लिए समिति, कमेटियाँ बनाई गई हैं, जो कि हायर एजुकेशन के ऊपर भी उतना ही फ़ोकस कर रही हैं, जितना कि प्री प्राइमरी या स्कूल एजुकेशन के ऊपर किया जा रहा है। यहाँ पर टीचर की अगर कमी है तो ये कोशिश की जा रही है कि जो पुराने टीचर हैं, जो रिटायर्ड टीचर हैं, उनको भी चांस दिया जाए ताकि वो बच्चों को और नई पीढ़ी को गाइड कर सकें, उनका मेंटरिंग कर सकें। जो पूरे टीचर होंगे ये कोशिश की जा रही है कि उनके अंदर फैकल्टी जो हो, पढ़ाने वाले जो हों, उनके अंदर न सिर्फ़ ज्ञान हो, बल्कि वो इस चीज़ को लीडरशिप इतने अच्छे से करे कि वो चीज़ आगे की तरफ जाए और उसके अंदर सबकी अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड की गई।
शिक्षकों की एजुकेशन जैसे मैंने बताया कि टीचर्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गई है और इसके लिए 2030 तक का पूरा फ़ॉर्मूला बन चुका है। नया फ्रेमवर्क भी टीचर के लिए स्कूलों के लिए आएगा। उसके हिसाब से 2 से 30 साल तक कंपल्सरी बीएड जो 4 साल का इंटीग्रेटेड होगा, ताकि आप में से भी कोई अगर टीचिंग लाइन में आना चाहता है तो उसके लिए अब ये अनिवार्य होगा। नेशनल मिशन मैंने बताया जैसे मेंटरिंग के लिए ज़रूरी होगा, ताकि ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो रिटायर हैं, सीनियर टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी अलग-अलग जाकर अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को कॉलेज के शिक्षकों को, बच्चों को गाइड करेंगे। स्कूलों को और बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट एससी, एसटी, ओबीसी के लिए स्कॉलरशिप का भी एक नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर की अधिकतर ज़रूरतमंद बच्चों को उनके अंदर से स्कॉलरशिप और ये दी जाए, ताकि उनकी पढ़ाई किसी भी तरीके से बाधित ना हो। ये स्कूल के लिए भी रहेगा, साथ ही साथ में कॉलेज की और हायर स्टडी के लिए भी रहेगा। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग इस साल हमने देखा है कि किस टाइप से हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इसी चीज़ को आगे भी जारी रखते हुए स्कूल, कॉलेज की और स्कूल की पढ़ाई को ऑनलाइन भी ज़्यादा करने के लिए जोर दिया जाएगा। जो किसी कारण से स्कूल या कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते, वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकें। नेशनल एजुकेशन फोरम बनाया जा रहा है, जिसके अंदर की विदेशों के साथ में, देश के साथ में सब लोग अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करें, सीखें, ताकि एक दूसरे के साथ में उन चीज़ों को सीख करके और आगे बढ़ाया जा सके। इंडियन लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म बनाए गए हैं, ताकि हमारी भारत की सारी भाषाएँ और प्राचीन भाषाओं पे ख़ास करके ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, ताकि हम लोग अपने पुराने ज्ञान से वंचित ना रहें। एडल्ट एजुकेशन और साथ ही साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन देने का भी पूरा प्रयास किया जाए, ताकि हम लोग 100% यूथ और एडल्ट जो कि पढ़ाई किसी कारण से छोड़ चुके हैं, वो भी अटेंड करें और साथ ही साथ हमारे देश में कम से कम हमारे जो आमदनी देश की होती है, उसका 6% शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इंडिया को हमें बनाना है विश्व गुरु। भारत हमारा बनेगा विश्व गुरु, सुपर पावर एजुकेशन सेक्टर में बनेगा और हमें पता है कि नॉलेज ही ताकत है। हमारे ताकत हथियारों से नहीं होगी, ताकत जो हमारी आएगी, वो आएगी हमारे नॉलेज से। तो हम कोशिश करेंगे, आप सबका सहयोग रहेगा। स्कूल की तरफ से तो प्रयास पहले ही प्रारंभ हो चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में आप बहुत सारे और परिवर्तन देखेंगे और ये शिक्षा नीति अवश्य ही पूरे वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित करेगी। अभी भी बहुत से देशों ने भारत की शिक्षा प्रणाली में रुचि दिखाई है और अगर हम सबका सहयोग रहेगा और ये सब चीज़ें रहेगी, तो हम बहुत ही जल्दी विश्व गुरु बनने के सपने को साकार करेंगे। आप और आपके जो भी सुझाव हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि मैं उनका अपने लेवल से आप सबको जवाब देने का प्रयास करूँ। आप सबका सम्मिलित होने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।